हेलो प्यारे बच्चों। सो बेटा इन द लास्ट क्लास हमने मोशन को क्लासिफाई किया था, रिजिड बॉडी के मोशन को क्लासिफाई किया था तीन टाइप में, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन एंड कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन। हमने ट्रांसलेशन मोशन में देखा था कि अगर कोई भी पार्टिकल, कोई रिजिड बॉडी है और उसके पार्टिकल जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कर रहे हैं इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी ट्रांसलेशन मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रही है तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी क्या कर रही है, क्योंकि इसका हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी क्या कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन। या फिर मान लो कि ये बॉडी ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, इस केस में भी बॉडी क्या कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यस। अगर कोई बॉडी अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो हमने बोला कि वो प्योर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन कर रही है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि मान लो कि ये रॉड है, मैं इसको किसी एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, जैसे ऐसे घुमा सकता हूँ या फिर बीच में से घुमा सकता हूँ, किसी एंड पे से घुमा सकता हूँ, तो दैट मोशन इज सेड टू बी प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, यस यस। कुछ बच्चों को इसमें डाउट होता है कि रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है बेसिक। तो देखें, इसको मैं एक इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो देखें। लेट्स यस बेटा, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। मान लो कि हमारे पास पेपर है ना, और इस पेपर में ये एक छोटा सा मैंने क्या किया है, होल किया है। अब मान लो कि ये हमारे पास है सिस्टम, ठीक है, और ये जो पेपर है ये क्या कर रहा है, ये इस तरीके से इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो पार्टिकल है, ठीक है, यस, ये जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, ये वाला पार्टिकल, यस, ये जो छोटा सा होल मैंने बनाया है, मान लो कि ये सिस्टम का एक पार्टिकल है, तो अगर मैं इसके पाथ को देखूंगा तो ये कैसे करता हुआ नजर आ रहा है। देखो ध्यान से बेटा, ये क्या करता हुआ नजर आएगा, सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मैं इस बॉडी की बात करूं तो इस बॉडी के बॉडी क्या कर रही है, बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, बट इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि ये मान लो कि एक पार्टिकल है सिस्टम में, और ये पार्टिकल का पाथ कैसा नजर आ रहा है, सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आ रहा है। दिख रहा है, आई होप ये दिख रहा होगा। ये होल इसलिए बनाया है ताकि तुम इजीली देख सको कि ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहाँ पे पार्टिकल का मतलब क्या है, होल है। ठीक है, यस, ये देखो, है ना। बट ये पूरी बॉडी क्या कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो बॉडी के पार्टिकल्स तो क्या करते हैं, बॉडी के पार्टिकल्स तो सर्कुलर मोशन करते हैं, बट पूरी बॉडी जो है वो क्या करती है, रोटेशनल मोशन करती है। ठीक है, यस बेटा। अब हम लोग आते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का एग्जांपल मैं तुमसे ले लेता हूं। देखो बेटा, अगर बॉडी अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है और साथ के साथ वो एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव भी कर रही है, जैसे समझने की कोशिश करना कि मान लो कि बेटा ये इस तरीके से है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। यस बेटा, मान लो कि ये बॉडी है और ये इस तरीके से प्योर रोटेशनल मोशन कर रही थी। ठीक है, यस, ये इस तरीके से क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन घूम भी रही है, और साथ के साथ अगर इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे आगे भी जा रही है, मैंने क्या बोला, घूम भी रही है और साथ के साथ इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन आगे भी जा रही है, तो उस मोशन को हम लोग बोलेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। यानी कि अगर कोई बॉडी घूमते हुए आगे मूव कर रही है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो डेफिनेटली दैट मोशन इज सेड टू बी CTR बोलेंगे। शॉर्ट में हम लोग इसको CTR बोल देंगे, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, जैसे डे टू डे लाइफ का अगर बेस्ट एग्जांपल लें हम लोग, तो व्हील है। व्हील क्या करता है, व्हील अपनी एक्सिस पे घूमता भी है और साथ के साथ क्या करता रहता है, आगे भी जाता रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बॉडी अपनी एक्सिस पे घूम भी रही है और साथ के साथ इसकी एक्सिस खुद क्या कर रही है, आगे मूव कर रही है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। तो हम लोग लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। देखें बेटा, डेफिनेशन देखें इसका, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख भी देता हूँ, CTR। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा इतना बड़ा, मैं लिखता हूँ इसको CTR। लिखे, इसकी डेफिनेशन लिखे, इफ अ बॉडी rotates about the axis of rotation
about the axis of rotation and axis of rotation, then motion is combined translational एंड रोटेशनल मोशन, CTR में बोल रहा हूँ, इज CTR। ठीक है, यस। एक इलस्ट्रेशन देखें बेटा, मान लो कि ये हमारी एक सर्कुलर व्हील है ना। व्हील क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था इस तरीके से, मान लो ये व्हील है, और व्हील के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये व्हील क्या कर रहा था, इस तरीके से एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा था। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। यस, अब की बार क्या हो रहा है, अगर सिर्फ घूम रहा होता तो हम लोग बोलते कि ये जो बॉडी है ये क्या कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, लेकिन साथ के साथ ये जो व्हील है ये आगे भी डिस्प्लेस हो रहा है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन आगे भी डिस्प्लेस हो रही है। कहने का मतलब, मान लो कि t बराबर 0 पर कोई पार्टिकल था, वो यहाँ पे था। ठीक है, यस, आई होप बात समझ में आ रही होगी कि एक पार्टिकल था जो यहाँ पे था। ठीक है, यस। अब ये अपनी एक्सिस पे घूम भी रहा है, साथ के साथ ये बॉडी खुद क्या कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है आगे की तरफ, यानी कि बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और साथ के साथ रोटेट भी कर रही है। तो t बराबर t टाइम पर अगर मैं बात करूं तो देखो, t बराबर t टाइम पर हम लोग बात कर लेते हैं। यस बेटा, ठीक है, यस, ऐसा मान लेते हैं कि हमारे t बराबर t टाइम पर हो गई। तो डेफिनेटली अगर ये कुछ घूमा होगा, मान लो कि पार्टिकल अब इधर आ गया, किधर आ गया, ए पार्टिकल वो इधर आ चुका है ना। यस, तो ये तुम्हारी फाइनल पोजीशन हो गई पार्टिकल की, जो यहाँ पे परसेंट था। पहले कहाँ पे था, पहले वो यहाँ पे था। ठीक है, पहले वो यहाँ पे था, और इनिशियल से कितना एंगल घूम गया, तुम देख पा रहे होंगे कि ये इनिशियल से कुछ एंगल थीटा रोटेट कर गया। साथ के साथ ये पार्टिकल आगे भी गया है, ध्यान से देखो, ये पार्टिकल आगे भी गया है, आगे भी गया है, साथ के साथ ये कुछ एंगल रोटेट भी किया है। इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। मैंने क्या बोला कि ये जो व्हील है वो अपनी एक्सिस पे से घूम भी रहा है, घूमने के कारण ये पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। साथ के साथ इसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मोशन भी हो रहा है आगे की तरफ, इसलिए ये ए पार्टिकल आगे भी चला गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, साथ के साथ क्या हुआ, रोटेशनल मोशन भी हुआ। इसको हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लोग जानते भी हैं, यस, अगर बॉडी क्या कर रही है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, तो हम लोग लीनियर टर्म्स यूज़ करते हैं, और बॉडी जब घूमती है तो हम लोग एंगुलर टर्म्स यूज़ करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, यस बेटा। तो थीटा यहाँ पे क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का, t बराबर t टाइम पर। ठीक है, यस। और दूसरा एग्जाम्पल अभी मैंने दिया ही था। यस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं लीनियर मोशन को, और साथ के साथ कौन से वाले मोशन को, रोटेशनल मोशन को। ठीक है, सर्कुलर मोशन बोल दो। हमने दो मोशंस पढ़े हैं, एक लीनियर मोशन और एक सर्कुलर मोशन। दोनों को एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग दोनों को कंबाइन कर पढ़ने वाले हैं। तो देखें बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइनली स्टडी करते हैं। कंपैरिजन में एक लिख रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लीनियर मोशन, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लीनियर मोशन, ठीक है, और दूसरे एंड पर मैं ले रहा हूँ, ये मेरा लीनियर मोशन हो गया, और दूसरा मेरा हो गया रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, यस बेटा। लीनियर मोशन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर गाड़ी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है, उस समय डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन होता है वो हम जानते हैं। लिखें, इफ़ पार्टिकल इज मूव विथ, पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन अगर 0 है, उस केस के अंदर हम लोग जानते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कैसे देंगे। यस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम। आई होप याद आ गई होगी बात। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, 0 है,
इधर देखें रोटेशनल मोशन में क्या जीरो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर पंखा 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, वो 2 के ऊपर ही क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। तो ये अल्फा जीरो हो गया, मतलब उसकी स्पीड ना तो डिक्रीज हो रही है ना इंक्रीज हो रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात हुई है तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू एंगुलर स्पीड ओमेगा इंटू टी। ठीक है, यहाँ पे v क्या है, स्पीड है, कांस्टेंट है, लिख लें या चाहें तो v कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट, अगर पार्टिकल जो है मान लो कि एस्केलेशन नॉन जीरो है। ठीक है, यस, नॉन जीरो एस्केलेशन है बट कांस्टेंट है। ठीक है, मान लो एक कांस्टेंट एस्केलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर इधर एस्केलेशन कांस्टेंट होगा तो रोटेशनल मोशन में क्या कांस्टेंट होने वाला है, एंगुलर एस्केलरेशन कांस्टेंट हुआ। ठीक है, उस केस में हम लोग जानते हैं जब एस्केलरेशन कांस्टेंट होता है लीनियर मोशन में तो हम लोग 3 इक्वेशंस बहुत अच्छे से जानते हैं जो एप्लीकेबल होती है। वो केवल और केवल कब एप्लीकेबल होती है, जब मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म एस्केलेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, यस। तो पहली इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन, यस, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस, और थर्ड वाली क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है तो यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे हो जाएगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस क्या होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा इनटू टी। ठीक है, यस। सेकंड इक्वेशन देखें, सेकंड इक्वेशन क्या है, एंगुलर थीटा डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या लेंगे यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस। ये थर्ड इक्वेशन हुई। हमने ये तीनों इक्वेशंस पढ़ी थी पहले भी, है ना, सर्कुलर मोशन में मैंने तुम्हें ये तीनों इक्वेशंस पढ़ाई थी। अच्छा, एक और इक्वेशन हमने पढ़ी होगी, याद करें, रेक्टिलिनियर मोशन में फाइनल वेलोसिटी v है तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो एवरेज वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ध्यान रखना कांस्टेंट है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास थीटा हो जाएगा, थीटा इंटू ओमेगा एवरेज इंटू टी ऐसा लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। यस बेटा, लास्ट पॉइंट देखें, लास्ट इक्वेशन एक और हमने पढ़ी थी, 3 इक्वेशंस के अलावा एक इक्वेशन और पढ़ी थी हमने, कौन सी वाली पढ़ी थी देखें, यस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। आई होप रिकॉल हो गई होगी। इसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड विल बी व्हाट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस क्या करेंगे, यस, अल्फ एंगुलर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2n-1 ये कर देंगे। यस बेटा, आई होप ये रिकॉल याद आ गया होगा। यस, ये तो बात हो गई हमारी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, उस केस में ये सारे फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ में आ गई बच्चे बात, यस। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, एक्सेलरेशन जीरो की बात कर ली, एक्सेलरेशन कांस्टेंट की बात कर ली। अब हम लोग करते हैं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता उस केस में कैसे कैलकुलेट करते थे, वो भी याद करें। देखें बेटा, उस केस में हमने ये पढ़ा था, इफ़, यस, थर्ड पॉइंट,
इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है, उस केस में क्या पड़ा था, उस केस में तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ रही थी। याद है हमने इस तरीके से पढ़ा था। फिर वेलोसिटी को कैसे रिलेट करते थे, डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करते थे, dx/dt लिखते थे। एक्सेलरेशन को dv/dt लिख रहे थे, और फिर क्या लिख रहे थे इसको, d²x/dt²। एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, v dv/dx पढ़ा था। ठीक है, याद आ गया होगा। यस, दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, हम लेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प। तो याद करो, एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे लिखते थे, d∠θ/dt लिखते थे। एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे लिखते थे, यस, dω/dt लिखते थे। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d²θ/dt²। फिर हमने बोला एक और इसका फॉर्मूला हो सकता है इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस के टर्म्स में लिखा था, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ क्या लिखेंगे, याद करो, ω/dθ। ठीक है, यस। अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा होता है, उस समय हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, यस, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा या ओमेगा दे रखा है, तो फिर हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। आई होप सारी बातें रिकॉल हो गई होगी। मैंने सिंपल बस केवल और केवल एक जगह जितने भी तुमने फॉर्मूलेस पढ़े थे, लीनियर मोशन के अंदर जो बेसिक इक्वेशंस पढ़ी थी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए, टाइम कैलकुलेट करने के लिए, वो मैंने लिखी है। वेरी सिंपल। साथ ही साथ मैंने सर्कुलर मोशन की जो इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, वो भी मैंने एक साथ लिखी तुम्हें, और उसकी हेल्प से कंपेयर करवाने की कोशिश करी और याद करवाने की कोशिश करी कि हमने बेसिकली किस तरीके से रिलेट करके भी हम इनको पढ़ सकते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको नोट करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले तो उसको फील करें कि ये है क्या एक्चुअल में। हमने इसका फॉर्मूला तो देख लिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने बोला था कि बेसिकली ये मान लो है क्या एक्चुअल में। हमने जो फॉर्मूला देखा था वो क्या देखा था कि मान लो कि ये तुम्हारी कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट एक बॉडी क्या कर रही है, बॉडी तुम्हारी इस तरीके से, ये हमारी बॉडी हो गई, और इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है। ठीक है, यस। मान लो कि इस एक्सिस से m1 पार्टिकल जो है वो r1 डिस्टेंस दूर है। इसी तरीके से कोई m2 पार्टिकल है और वो r2 डिस्टेंस दूर है। ऐसे ही यहाँ पे कोई पार्टिकल है और वो यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से r3 डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, यस। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, है ना। यस, अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इसका मैथमेटिकल मीनिंग तो हम लोग लिख लेते हैं अभी कि इनर्शिया इज बेसिकली इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे इन पार्टिकल्स के इनर्शिया की बात करूँ तो इनका इनर्शिया कितना होगा। यस, टोटल मान लो कि 3 पार्टिकल्स है। इमेजिन कर लो कि इस बॉडी के अंदर 3 पार्टिकल्स है, तो इस बॉडी का जो इनर्शिया होगा वो कैसे लिखा जाएगा वो देखें। तो हम लोग इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, यस। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इन 3 पार्टिकल का। अगर सिस्टम 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, मान लो कि इसमें अगर n पार्टिकल्स होते तो उनको भी हम लोग क्या करते, ऐड कर देते, तो हमारे उस सिस्टम का क्या आ जाता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता। ठीक है, लेकिन फिजिकली इसका मतलब क्या होता है, क्या ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। तो इनर्शिया वर्ड हमने पढ़ा था, यस बेटा, एनएलएम के अंदर इनर्शिया वर्ड पढ़ा था। और इनर्शिया क्या बताता है, इनर्शिया बेसिकली बताता है टेंडेंसी टू अपोज द मोशन। वेरी सिंपल, जैसे हमने पढ़ा था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया बेसिकली बताता है किसी भी बॉडी को मोशन में लाने में जो कष्ट होता है, वो हमें बताता है कि कितना वो बॉडी अपोज करेगी रेस्ट से मोशन आने में, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया।
ठीक है, वेरी सिंपल। इसी तरीके से अगर किसी बॉडी को घुमाने में कितना आसानी से हम किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हैं, ये कौन बताएगा? ये बताएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि मान लो कि ये रिजिड बॉडी मेरे पास है और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे भी मान लो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई फिंगर के अबाउट, और ये रॉड जो है मेरी घूम रही है, ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा सकता हूँ, किसी भी एक्सिस के अबाउट में बेटा इस रॉड को क्या कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, या फिर बाहर कोई एक्सिस है इसके अबाउट घुमा रहा हूँ। तो कितना आसानी से इसको मैं घुमा पाऊंगा इस रॉड को, वो कौन बताएगा? वो बताएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यही इसका फिजिकल मीनिंग है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज या टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। ठीक है, लिख लें चाहे तो, टेंडेंसी टू अपोज लिखें बेटा इसको, टेंडेंसी टू अपोज, टेंडेंसी टू अपोज the change in its, sorry change नहीं आएगा, to oppose the rotational motion, oppose the rotational motion is called moment of inertia, is called मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, मैथमेटिकली हमने देख लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मान लो कि कोई पार्टिकल है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक पार्टिकल मान लो कि यहाँ पे है m मास का। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? इसकी डिस्टेंस मान लो कि यहाँ से यस r डिस्टेंस पे ये पार्टिकल है। ठीक है, मुझे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो क्या मैं लिखूँगा, कैसे लिखूँगा? देखें तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखें कैसे डिस्टेंस लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो डिस्टेंस होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो हम लोग लिख देंगे mr²। अगर सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल है तो डेफिनेटली अभी मैंने बताया था कि अगर बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो हम इस तरीके से उसका समेशन कर देंगे, mr² करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इन जनरल अगर बोलें तो I इज इक्वल्स टू समेशन I बराबर 1 टू I बराबर I बराबर 1 टू n mr²। ठीक है, MI/RI², ये जनरल वे हो गया। ठीक है, यस बेटा, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया। समेशन का मतलब तो तुम जानते ही होंगे कि किस तरीके से समेशन को यूज़ करते हैं, इसी को मैंने इस तरीके से लिख दिया n पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा कि किसी भी बॉडी को घुमाने में जो कष्ट हमें महसूस होगा, कितना आसानी से वो घूम जाएगी, वो कौन बताएगा? वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा। ठीक है, यस। अब इसको फील करते हैं, इसके फॉर्मूले को फील करते हैं। देखें जैसे कि मैंने अभी देखा तुम्हारे सामने कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो होता है mr²। ठीक है, यस। ठीक है, यस। अब इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहले वो देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स किस किस पर करता है? ठीक है, डिपेंड्स अपॉन पहला लिखें, यस, क्या लिखेंगे पहला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर। क्या मेरा मतलब है कि मान लो कि ये रॉड है ना, अगर मैं इस रॉड को अगर मैं बात करूँ इस रॉड की, और मैं इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ। ठीक है, अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ और दूसरा मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, ये वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट घुमा रहा हूँ। ठीक है, यस, मैं दो एक्सिस की बात कर रहा हूँ, एक तो मैं बात कर रहा हूँ
ये मेरी रॉड हो गई, एक इस एक्सिस के अबाउट उसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, यस बेटा। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, इसी रॉड को मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ। कौन सा वाले केस में रॉड आसानी से घूमने वाली है, बता सकते हैं? यस बेटा, यहाँ पे अगर मुझे इनर्शिया पता होगा तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि जिस रॉड का इनर्शिया कम होगा उसको घुमाने में कष्ट भी कम होगा, आसानी से वो रॉड घूम जाएगी। और अगर मैं क्या करूँगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसको घुमाने में भी हम क्या करेंगे, वो ज़्यादा अपोज करेगी, जल्दी से रोटेशनल मोशन में नहीं आएगी, इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ठीक है, यस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम लोग बहुत आसानी से बता पाएंगे कि कौन सी रॉड आसानी से घूमेगी और कौन सी नहीं घूमेगी। तो अब निकालेंगे कैसे? अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर। देखो यहाँ पर ज़्यादा, देखो कुछ पार्टिकल्स नज़दीक है और कुछ बहुत ज़्यादा दूर भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या है, पास में है। यानी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है पार्टिकल्स का वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफ़ी नज़दीक है, दिख रहा है? देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो लगभग सारे के सारे क्या है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ पार्टिकल्स बहुत दूर भी चले गए हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक है, इसके कंपैरिजन में, इसलिए मैं बोल पाऊँगा बहुत आसानी से कि ये जो है इसका जो इनर्शिया होगा वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक है। जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ज़्यादा आर कम होगा, और जितना आर कम होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, क्योंकि इनर्शिया आर पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। तो जितना पार्टिकल की डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतने ही क्या होने वाला है, इनर्शिया ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये आसानी से ऐसे घूम जाएगी, इसको कष्ट होगा ज़्यादा, इसका इनर्शिया कम होगा, इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स जो है कुछ नज़दीक तो है लेकिन ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या है, दूर है। इसके कंपैरिजन में देखो, इसके कंपैरिजन में तो जितने तक पार्टिकल्स हैं ज़्यादातर पार्टिकल्स दूर है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो इनर्शिया है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिख लें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो गया। नेक्स्ट लिखें डिस्टेंस ऑफ द मास, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस। तीसरा, बॉडी की शेप पर भी डिपेंड करेगा कि शेप कैसी है। एक बॉडी कुछ इस, मान लो कि ऐसे फैली हुई बॉडी है ना, ऐसे मान लेते हैं कि एक बॉडी इस तरीके से है ना, इस तरीके की बॉडी है, और एक बॉडी क्या है, इस तरीके से फैली हुई है। किसमें ज़्यादा आसानी से बॉडी घूम जाएगी, बताओ ज़रा, तुम सोच के बताओ। इस एक्सिस, ज़्यादातर पार्टिकल्स इसमें क्या है, इसके एक्सिस के नज़दीक है, तो ये ज़्यादा आसानी से घूम पाएगी, ऐसे है ना। और ऐसे घुमाएंगे तो थोड़ा कष्ट ज़्यादा होगा। ज़्यादा आसान क्या होगा बेटा, इसको ऐसे घुमाना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या हो रहे हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफ़ी दूर भी हैं, तो ओवरऑल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आने वाला है। तो तीसरा देख लें कि शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करेगा। साथ के साथ ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देख पा रहा हूं, इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये इसी में इंक्लूड हो गई, ये बात बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे एक ही मतलब है। फोर्थ लिख ले, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, उस पर भी मिलेगा, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उस बॉडी का मास भी क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। यस बेटा, दीज आर द फैक्टर्स जिनके ऊपर क्या करने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। नोट करें। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा यूनिट देखते हैं। इसकी ऐसा यूनिट तो हमने लिखी नहीं थी,
तो ऐसा यूनिट भी लिख ले, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, यस हम लोग जानते हैं कि I बराबर एम आर स्क्वायर, तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी हो जाएगी, और आर की मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल इनर्शिया की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगी। दूसरी बात, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो देख पा रहे हो कि मास स्केलर होता है, आर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आर क्या है, लिख लेना, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं तो इनर्शिया भी स्केलर होगा। इट इज अ, लिख लो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यस बेटा, नोट करें उसको। फिर एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो देखें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मान लो कि ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, देखें, यस बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, ये हमने कलर ले लिया और क्वेश्चन लिख लें। हमारे पास क्वेश्चन लिखें, मान लो कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है, r बराबर 10 मीटर के ऊपर m बराबर 2 kg का एक पार्टिकल रखा हुआ है और वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। सिंपल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से। यस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, इसलिए मैं डायरेक्ट यू लिख सकता हूँ r की वैल्यू एम आर स्क्वायर हो गया, केवल एक पार्टिकल है तो यस मास 2 kg है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया, फाइनली कितना आ गया 100 इंटू 200 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यस एक और क्वेश्चन देखें थोड़ा सा, यस और बेटर क्वेश्चन, यस लेट्स से कि इस बार मान लो कि दो पार्टिकल्स हैं, है ना, दो पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर, एक पार्टिकल है m बराबर 1 kg का और m2 मास है m बराबर 2 kg का, ठीक है, यस। और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कर रही है, ये एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, 37 डिग्री बना रही है। इस एक्सिस के अबाउट ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, यस इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ये रोटेट कर रहे हैं। ये पॉइंट जो है ये तुम्हें दे रखा है, ये तुम्हारा सी पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये r बराबर 1 मीटर है, ठीक है, और ये भी कितना है, सॉरी 1 मीटर नहीं लेते हैं, इसको 5 मीटर लेते हैं सो डैट कैलकुलेशन सिंपल रहे। ये 5 मीटर है और ये भी कितनी है, ये भी 5 मीटर है, दोनों डिस्टेंसेस 5 मीटर है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो r डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी इन मासेस की फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यस बेटा इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा हमें, यस ये डाला मैंने परपेंडिकुलर, ठीक है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, r जो है यहाँ पे, ये जो r है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसी तरीके से इस मास की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो ये होगी, ठीक है बेटा, यस एंगल बना लेते हैं, यस कलर चेंज कर देते हैं, यस इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, यस बेटा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आ गई हमारे पास और ये कितनी आई है वो कैलकुलेट करते हैं। ये बोल देते हैं r1 और इसको बोल देते हैं r2, ठीक है। ये मैंने डाला परपेंडिकुलर, ये मैंने डाला परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये r1 मैं कैसे निकालूंगा, ये 37 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। यस बेटा मुझे निकालने हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का और इस मास का। कैसे निकालेंगे, देखो इस मास का ये डिस्टेंस देखो, ट्रायंगल दिख रहा है, ये 37 डिग्री है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, दिख रहा होगा, ये हाइपोटेन्यूज है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 5 मीटर ये है तो 5 cos 37 ये हो जाएगा और 5 sin 37 ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर दिख रहा है, यस 5 cos 37 5 sin 37। मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, चाहो तो साइन की प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उससे भी आ जाएगा। मैंने क्या बोला, r1 को हम लोग लिख सकते हैं r cos
सॉरी साइन 37, आर साइन 37 डिग्री आएगा R1, ठीक है। यस, इसी तरीके से R2 भी क्या आ जाएगा, देखो ये R है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर R cos 37 ये होगा और R sin 37 ये होगा, ये वाला कंपोनेंट, तो R sin 37 डिग्री अगेन ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। R sin 37 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यस, R1 कितना आएगा, R1 बराबर R sin 37 डिग्री हो गया। अच्छा, R की वैल्यू कितनी है, 5 है, 37 इज 3/5, कितना हो गया बच्चे, 3 मीटर हो गया। इसी तरीके से R2 कितना हो जाएगा, R2 विल बी R sin 37 डिग्री अगेन, ये भी कितना आने वाला है, ये भी आएगा 3 मीटर, ठीक है। यस, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का लिखना है। इस सिस्टम में 2 पार्टिकल्स हैं तो दोनों का लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखें, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी द m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, ठीक है। मास कितना है, 1 kg है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये वाली है 3 का स्क्वायर प्लस m2 कितना है, 2 kg। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर का स्क्वायर। 3 3 9, 3 3 9 2 18, टोटल कितना आ गया, 27 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। यस बेटा, ये हमारा इस सिस्टम का पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। नोट करें। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, हमें ये फिगर दे रखे हैं, 2D फिगर्स हमें दे रखे हैं बेसिकली, और इन 2D फिगर्स के अंदर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस फिगर में इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, और इसमें क्या कर रखा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। एक एक करके बेटे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें, यस, फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन। यस, देखें, सबसे पहले तो हर एक पार्टिकल का देखो, इस पार्टिकल की बात करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, 0 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका भी कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर परपेंडिकुलर 0 है, क्योंकि खुद एक्सिस इन्हीं के थ्रू क्या हो रही है, पास हो रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0 हो जाएगा। केवल और केवल 2 पार्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखें, ये इनके ऊपर क्या डालेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे सबसे पहले परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका भी क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, इसके ऊपर डाल दिया हमने। यस बेटा, इस तरीके से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है R1, और यहाँ पे मान लेते हैं इसको बोलते हैं R2। यस, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझे। अगर ये 90 डिग्री है तो बेटा मैं ये जानता हूँ कि ये एंगल कितना होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल बता सकते हैं, डेफिनेटली ये एंगल तो जानते ही हैं, क्योंकि ये डायगोनल से पास हो रहा है, तो ये 45 डिग्री हो गई होगा, ठीक है। ये स्क्वायर है ना ये, तो 45 डिग्री है। अच्छा, ये 45 डिग्री, ये 90 है, तो मैं पक्का से बोल सकता हूँ कि ये कितना होगा, ये भी 45 डिग्री होने वाला है। आगे होगी बात समझ। तो मैं R1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। यस बेटा, निकाल सकते हैं। अगर ये A है और ये एंगल 45 है, तो अगेन हम लोग निकाल सकते हैं, ये A cos 45 हो जाएगा और ये A sin 45 हो जाएगा, और A sin 45 को A/√2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये भी कितना आ जाएगा, ये भी एंगल 45 डिग्री आ जाएगा, A cos 45 और A sin 45, तो ये इतना आ जाएगा A sin 45 डेट इज √2, ठीक है। आई होप ये तो निकाल ही सकते हो, नहीं तो ट्रायंगल मानकर भी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती तो हम उस सिस्टम का क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो बेटा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। एक और बात, मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए इनको क्या है कि अलग अलग पॉइंट्स पे मार्क किया है। एक्चुअल में दोनों परपेंडिकुलर्स जो है वो एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड करेंगे, ठीक है। यस, उसका इशू मत बनाना, मैंने अभी बना दी है अलग अलग दिखाने के लिए। यस, अब देखें, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, m1r1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस m2r2 स्क्वायर। दो ही तो मासेज हैं, इसका कितना मास है, m है, डिस्टेंस कितनी है, A/√2 है, A/√2 का होल स्क्वायर, प्लस इसका भी ऐसे लिख देंगे, पर मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, डेट इज A/√2 का स्क्वायर। फाइनली कितना हो जाएगा, 2 × m
ए स्क्वायर बाय 2। फाइनली कितना आ गया, एम ए स्क्वायर आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा आ गया आई इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर। देखें सेकंड क्वेश्चन, देखें सेकंड एग्जाम्पल में देखें, ये एंगल जो है ये 90 डिग्री बना रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यानी ये वाला मास कितना है 90 डिग्री पर, ये जो एक्सिस, ये वाली जो डिस्टेंस है ये 90 डिग्री है। किससे 90 डिग्री बना रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 90 डिग्री बना रही है, ठीक है। ये वाली लाइन अगर ये 90 डिग्री दे रखी है तो डेफिनेटली मैं कुछ कंक्लूड कर सकता हूँ। पहली बात तो इस एम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, क्योंकि खुद जो एक्सिस है वो इस मास में से पास हो रही है। अगर एक्स तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन जीरो हो जाएगी। जीरो हो गई तो इसका इनर्शिया तो सोचने वाली बात ही नहीं है, इसका इनर्शिया तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। यस, अब बचा कौन सा, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल। इसका देखो इस एम मास का, तो इस एम मास का डिस्टेंस मैं जानता हूँ, ये ए दे रखी है मेरे को, ठीक है, ए दे रखी है। यस बेटा, अच्छा ये ए दे रखी है और ये मेरे को दे रखा है, ये डायगोनल हो गया। तो ये मैं जानता हूँ कि अगर ये ए है, ये ए है और ये स्क्वायर में क्या होता है 90 होता है, तो डेफिनेटली ये कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। अच्छा मैं ये भी लाइन निकाल सकता हूँ क्या, ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √2a आ जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी मैंने। अच्छा ये √2a आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, वेल एंड गुड। लेकिन इन मासेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसकी हम लोग निकाल लेते हैं। देखें बेटा, इसकी हम लोग निकाल रहे हैं। ये मैंने इसके ऊपर क्या डाला बेटा, परपेंडिकुलर डाला, और इसके लिए भी इस एक्सिस के ऊपर क्या डाला, परपेंडिकुलर डाल दिया। ये तो ऑलरेडी डला हुआ ही था। अब देखें ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालेंगे। ये अगर 45 डिग्री है तो बेटा ये कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। अच्छा ये पूरा कितना है 90 है, तो ये वाला भी कितना हो गया 90 हो गया। अच्छा ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यस, ये 45 डिग्री एंगल है, ये ए है, परपेंडिकुलर तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज के कंपोनेंट्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये 45 डिग्री, ये 90, तो बचा हुआ कितना 45 डिग्री। कंपोनेंट कर दे हाइपोटेन्यूज के, देखो बेटा ये ए है तो a cos 45 होगा, ए ये रहा तो a cos 45 ये रहा, ठीक है। यस, चाहो तो कैसे ट्रायंगल मानकर भी कर सकते हो, बस ध्यान रखना हाइपोटेन्यूज के कंपोनेंट्स करने होते हैं। ये तुम्हारा a है तो a का कंपोनेंट क्या a cos 45, ठीक है। तो a cos 45 को मैंने लिखा a/√2। सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो आनी ही चाहिए। यस, इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं देख सकता हूँ कि ये 45 है तो ये कितना आएगा 45 आएगा, ठीक है। तो ये a है तो a cos 45 ये रहा, a sin 45 ये रहा। तो इसी तरीके से ये भी कितना आ जाएगा a sin 45, दैट विल बी a/√2। मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है, अगेन रिपीटिंग, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें इसके कंपोनेंट्स करने आते हैं। ये a है तो ये a cos 45 हो गया, इसलिए ये a/√2 है। इसी तरीके से ये a है तो ये a cos 45 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा a sin 45 हो जाएगा, दैट इज a/√2। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें, देखो कैसे लिखेंगे, mr1 स्क्वायर m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2, कितने मासेस है 4 है सभी के लिए, m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, यस बेटा r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर। तो मास कितना है, मास है m, इस मास की बात करेंगे कितना हो जाएगा, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 है। अब सेकेंड मास की बात करते हैं, इस वाले मास की, तो m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर तो a/√2 है, का स्क्वायर करेंगे, प्लस थर्ड मास ये रहा, कितनी डिस्टेंस है √2 है, तो √2 इंटू a का स्क्वायर कर दिया, प्लस चौथा मास ये रहा, इसका भी m इंटू a/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यस, फाइनली कितना आ जाएगा, देखो सेम क्वांटिटीज़ है, ये 2m हो जाएगा, 2m इंटू a स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा m इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, m 2m a स्क्वायर हो गया, ठीक है। यस, कैंसिल आउट हो रहा है, यस 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, फाइनली कितना आ जाएगा 3m a स्क्वायर आ जाएगा। यस, किसको घुमाना ज़्यादा आसान है, किसको मुश्किल है, देखो इसका इनर्शिया कितना आया था m a स्क्वायर, इसका कितना आया था 3m a स्क्वायर। किसको मुश्किल है घुमाना ज़्यादा,
इस मास को घुमाना ज़्यादा मुश्किल है, इस सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट घुमाना, ऐसे घुमाएंगे हम इसको ना, इसको थोड़ा मुश्किल है घुमाना, इसके रिस्पेक्ट में इसको ज़्यादा आसानी से घुमा पाएंगे। ठीक है, ये फील होना भी चाहिए। यानी कि अगर हमसे बोला जाए कि किस एक्सिस के अबाउट हम लोग ईजिली रोटेट कर सकते हैं, कम पोजीशन मिलेगा, तो इसमें हम लोग ज़्यादा आसानी से घुमा पाएंगे इसके कंपैरिजन में। थर्ड केस देखें, अब की बार एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है, अब की बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है और ये मासेस इस तरीके से घुमाए जा रहे हैं। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहे हैं बेटा, यूँ करके घूम रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये इस तरीके से घूम रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इन मासेस के परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऐसे गुजर रही है और ये मासेस इस तरीके से ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, यस बेटा, इनर्शिया लिखें इसका। तो देखें एक एक पार्टिकल पहले निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये इस मास की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ध्यान से देखना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हुई तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, इसकी परपेंडिकुलर यहाँ से ये होगी, यहाँ से ये होगी और यहाँ से ये होगी। ठीक है, यस बेटा, तो ये वाली डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। इसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, यस बेटा, लेंथ निकाल सकते हैं। ये R1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, लेट से ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये R3 हो गई और ये R4 हो गई। टोटल लेंथ मैं जानता हूँ ये कितनी है, ये A है, ये दे रखी है A है, ये भी दे रखी है A है, ये भी दे रखी है और ये भी A दे रखी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, √2A हो गई। √2A हो गई तो उसकी आधी कितनी हो जाएगी, √2 का हाफ कितना होगा, A/√2 आ जाएगी। ये A/√2 आ जाएगी, ये भी A/√2 आ जाएगी, इसी तरीके से ये भी A/√2 और ये भी A/√2 आ जाएगी। सिंपल है क्योंकि ये आइडेंटिकल है, शायद सबके लिए कंडीशंस आइडेंटिकल है। जितना इनर्शिया इस मास का है उतना ही इनर्शिया इस मास का है, उतना ही इनर्शिया इस मास का है, उतना ही इनर्शिया, मासेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए हर पार्टिकल का इनर्शिया भी सेम होगा। तो मैं सिंपल डायरेक्टली कर देता हूँ, I = 4 टाइम्स ऑफ I1। किसी भी एक पार्टिकल का इनर्शिया लिख लो, मास इंटू A/√2, ये कितना है, A/√2 है का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4ma² हो जाएगा एंड दैट विल बी 2ma²। ठीक है, तो अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल किस केस में होगा, सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे इस केस में होगा, फिर उससे कम इस केस में होगा और सबसे आसानी से कैसे घुमाऊंगा, इस केस में आसानी से घूम जाएगा। ठीक है सिस्टम, यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, yes, find moment of inertia of system of particles having mass m1 and m2 separated by a distance d about center of mass। देखो हमें है ना दो मासेस दे रखे हैं। ठीक है, ये दो मासेस m1 और m2 दे रखे हैं और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो d दे रखा है। अब इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है, किसके अबाउट फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये पास हो रही है कहाँ से, ये पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से। तो तुम्हें इस सिस्टम का क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें R1 निकालना होगा। ठीक है, R1, फिर हमें क्या निकालना होगा, R2, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का। ठीक है, यस, R1 R2 निकालना है, होप तुम जानते हो कैसे निकालोगे R1 R2। ये क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस बेटा ये परपेंडिकुलर है। ये भी क्या है, मास m2 की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। तो R1 का फॉर्मूला याद करो, सेंटर ऑफ मास में क्या पड़ा था, यस m2 इंटू सेपरेशन बिटवीन द मासेस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 पड़ा था। इसी तरीके से R2 क्या पढ़ेंगे, m1d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 पड़ा था। याद आ गई होगी बात। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमें इसको बस इनके इनर्शियाज को ऐड करना है। इस पार्टिकल का इनर्शिया m1 इंटू r1², सेकेंड वाले का m2 इंटू r2²। इनर्शिया m1 r1 इंटू डी m1 प्लस m2, m2 इंटू m1d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर।
ये मेरा हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल कर मुझे फाइनल बताएंगे कि कितना आंसर तुम्हारा आ रहा है। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। या सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर मुझे बताएंगे कि कितना इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है। यस बेटा, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखें, इस बार हमारे पास जो फिगर है वो 3D फिगर है। कैसा फिगर ले रहे हैं हम लोग? 3D फिगर ले रहे हैं, ठीक है। यस बेटा, 3D फिगर के क्वेश्चंस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे देखें। अभी तक हमने क्या देखा, देखो ध्यान से, ये कैसा था, ये 1D फिगर था हमारे पास, केवल एक डायमेंशन में पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। फिर देखो हमने क्या देखा, ये देखो ये किस में थे, एक्स में भी पार्टिकल प्रेजेंट थे, वाई में भी पार्टिकल, 2 डायमेंशनल फिगर्स थे ये सारे। अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर्स ले रहे हैं, जैसे कि ये दिख रहा है तुम्हें। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। हमें क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, और क्यूब की साइड्स की जो लेंथ है वो हमें, क्यूब की साइड की लेंथ ए दे रखी है। हर मास जो कॉर्नर के ऊपर क्यूब में रखा हुआ है वो इक्वल मास का रखा हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक कर निकाल सकते हैं, वेरी इजी। यस, इसका कैसे निकालेंगे देखें। देखो ये क्योंकि ये मासेस दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं, तो इसका इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यस, अब बच्चे ये वाला पार्टिकल, इसकी डिस्टेंस ये a है, यहाँ से ये भी कितना है, a है। तो कितने कितने पार्टिकल्स हैं जिनकी डिस्टेंस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से है। देखो ये वाला पार्टिकल भी a सेपरेशन पे है, ये वाला मास भी इससे a सेपरेशन पे है, यानी टोटल 4 मासेस हैं जो a सेपरेशन पे। ये वाला पार्टिकल a सेपरेशन पे, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस बना रहा है, a डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, a है। अच्छा, ये कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, a है। यहाँ पे भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, a है। यस, अब बचे कौन कौन से मासेस हमारे पास, केवल और केवल 2 मासेस बचे। 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। 1, 2, 3 और 4 मासेस हैं जिनका सेपरेशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, a है, ठीक है। तो 4 मासेस का a है, बचे 2 हैं, इनकी डिस्टेंस अब हम लोग निकालते हैं। तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा देखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का 0, इसका 0, बचे 4 मासेस, इनका कितना हो जाएगा 4m इंटू सेपरेशन कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, a है, तो a स्क्वायर हो गया, ठीक है। यस, टोटल सिस्टम का लिख रहा हूँ, 2 मासेस का कितना हो गया, 0 हो गया। अब बचे कितने पार्टिकल, टोटल 8 पार्टिकल्स है, 4 का लिख चुका हूँ, 2 का 0 हो गया, बचे 2 पार्टिकल्स। ये वाले नीचे वाले 2 पार्टिकल्स बचे, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है हमें। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखें। यस बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये वाली इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, कौन सी वाली, यस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। कितना एंगल बनाएगी देखें ध्यान से। यस बेटा, ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पे भी ये बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। ये बनेगा 90 डिग्री और इधर से भी बनेगा 90 डिग्री। आई होप बात समझ में आई गई होगी। अब ये लेंथ निकालेंगे कैसे, ठीक है। एक्चुअल में कंफ्यूज मत होना, ये इस तरीके से देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तुम्हारी और ये इस तरीके से है ना, ये ऐसे बनी हुई है, ये 90 डिग्री ऐसे बना रही है, ये वाला लाइन ऐसे है और ये वाली लाइन ऐसे है, तो बनेगा कितना एंगल, 90 डिग्री तो बनेगा। देखो ये वाली लाइन भी कितना बनाएगी, इसके साथ 90 डिग्री बनेगी, तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। यस, अब निकालेंगे कैसे इसको, तो हम जानते हैं कि क्योंकि ये a है, ये a है, ये भी a है, तो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए मैं इसको बोल दूंगा √2 है। अब तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ ही गई है, √2 है, इस मास की भी आ गई है √2 है, तो लिख देते हैं। कितने मासेस हैं, 2 मासेस हैं, ठीक है। हर एक का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, √2 इंटू a का स्क्वायर हो गया। फाइनली कितना आ गया, 4ma स्क्वायर प्लस 2m इंटू 2a स्क्वायर हो गया, ठीक है। यस, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4m स्क्वायर a, 4ma स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, i बराबर 8ma स्क्वायर आ गया। यस बेटा, ये तो हमने बात करी पॉइंट मासेस। कोई सिस्टम अगर पॉइंट मासेस
उसमें प्रेजेंट है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से लिखते हैं ये हमने सीख लिया। अब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की, जैसे कि रॉड हो गई, रिंग हो गई, डिस्क हो गई, इस तरह के सिस्टम्स की भी हम लोग क्या करने वाले हैं, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाले हैं। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, ये 2 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना। दोनों केसेस में ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कॉर्नर्स के ऊपर इक्वल मासेस रखे हुए हैं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस केस में ये है और इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। दोनों ही केसेस के लिए तुम्हें ये बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा और किसको ज़्यादा आसानी से हम लोग क्या कर सकेंगे, उस एक्सिस के अबाउट घुमा सकेंगे। ठीक है। यस बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यस, थैंक यू वेरी मच।